नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते सबसे पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, सुरक्षा बलों ने आज जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है और साथ ही 6 आतंकियों को भी गिरफ्तार कर दिया है। इसके अलावा और भी उनके जो साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। कुलगाम पुलिस को इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी और इसके बाद 9 राष्ट्रीय राइफल्स ने तलाशी अभियान चलाया और एक विशेष ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया है। आपको बता दें कि मौके पर इन आतंकवादियों से यूबीजीएल गोले, 446 गोलियां, 30 AK-47, 2 मोर्टार शेल और अन्य कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली है। हालांकि इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी साजिश थी इन आतंकियों की और कितना गोला बारूद इनके साथ था। ऐसे में भारतीय सेना ने सही वक्त पर सही कदम उठाते हुए जैश के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रॉल्स रॉयस को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर चुके हैं और इस प्रोग्राम के लिए वो एक नया इंजन और बाकायदा एक नया फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब रॉल्स रॉयस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी कंपनी भारत के AMCA 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक नए इंजन को तैयार करेगी। दरअसल दोस्तों, रॉल्स रॉयस के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जो अभी हाल ही में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए जापान, UK और इटली के बीच में, इस समझौते से पता चलता है कि उनकी कंपनी भारत जैसे देश के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर सकती है और वे भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक विश्वसनीय भागीदार भी हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत रॉल्स रॉयस के साथ एक नया 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के जेट इंजन को विकसित करने के बारे में बातचीत कर रहा है, जिसमें कि रॉल्स रॉयस भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अलावा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। जबकि उनका कट्टर प्रतिद्वंदी जनरल इलेक्ट्रिक अब अपने GE F14 इंजन को भारत में तैयार करने की योजना की घोषणा कर चुका है, जिसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत HAL के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर रॉल्स रॉयस ने एक बढ़िया और जबरदस्त ऑफर दिया है और उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि आप हमारे त्रिपक्षीय समझौते से भी समझ सकते हैं, जो कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक कोलैबोरेशन है। ऐसे में भारत के साथ AMCA फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने में वो एक विश्वसनीय भागीदार हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी तय करना बाकी है कि भारत फाइनली किसकी तरफ जाएगा AMCA फाइटर जेट के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए। और रॉल्स रॉयस का दोस्तों शुरू से ही एक अच्छा ऑफर माना गया है और आप में से भी कई लोग इस बात को एग्री कर चुके हैं कि भारत को रॉल्स रॉयस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, अब कुछ खबरें TEDBF प्रोग्राम को लेकर आ रही है, यानी कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में, जो कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट है यानी कि TEDBF, वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट ना होकर 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो जाएगा, लेकिन वो सेकंड फेज में होगा। यानी कि पहले फेज में तो 4.5 जनरेशन वाले जो TEDBF हैं वो ऑपरेट किए जाएंगे। हालांकि दोस्तों 2019 में ही एक प्रॉब्लम सामने आई थी, जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और भारतीय नौसेना ने एक बैठक में इस बात का फैसला किया था कि जो भारतीय वायुसेना का 5वीं पीढ़ी का AMCA प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को यानी कि AMCA के प्रोग्राम को भारतीय नौसेना के लिए टेक बेस्ड 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में नहीं बदला जाना चाहिए। इसकी बजाय 4.5 पीढ़ी के TEDBF को ही विकसित किया जाना चाहिए। लेकिन अब नौसेना के दिमाग में ये बात आ गई है कि 5वीं पीढ़ी के ही फाइटर जेट भविष्य में भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने का एकमात्र विकल्प है। लेकिन दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सेकंड फेज से शुरू होगा, यानी कि जो दूसरा चरण है TEDBF का, उस दौरान कई सारी चीजें हमारे पास होंगी, खास करके AMCA की कुछ तकनीकें हमारे पास आ जाएंगी और ये जो सेकंड फेज है वो 2035 के बाद से शुरू होगा। यानी कि 2035 के बाद TEDBF को जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स है उन्हें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स में बदला जाएगा और टेक्नोलॉजी को AMCA प्रोग्राम से हासिल किया जाएगा, क्योंकि 2034 के बाद ऑलरेडी MiG-29K को भारतीय नौसेना हटा देगी। यानी कि एक ट्रांजिशन देखने को मिलने वाला है भारतीय नौसेना के TEDBF फाइटर जेट के लिए। और 2035 में TEDBF अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में बदलना शुरू होगा तो इसमें भारत के पास एक और चीज़ होगी, वो होगी AMCA Mark II की कुछ अधिकांश तकनीकें भी, जिनका उपयोग किया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि साउथ कोरिया का जो KF-21 बोर्मे एयरक्राफ्ट है, इसका जो तीसरा संस्करण होगा यानी कि MK3 होगा, उसमें इंटरनल वेपन बे होगा। इसके अलावा उन्नत सेंसर और एवियोनिक्स होंगे, जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए जरूरी होते हैं। तो वही प्रोग्राम भारतीय नौसेना ने भी अब कर दिया है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आखिरकार भारत की जनरल एटॉमिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू हो गई हैं और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भारत के लिए होने वाला है। दरअसल दोस्तों हाल ही में अजीत डोभाल जी की जो मीटिंग हुई है अमेरिका में, उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी था, तो इस दौरान जो फैसले लिए गए उन पर तुरंत कॉल टू एक्शन करते हुए काम भी शुरू कर दिया गया है। बाकायदा जनरल एटॉमिक्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। दरअसल जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के सीईओ विवेक लाल ने कहा कि GAASI ने भारत फोर्स के साथ एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्रिटिकल एरिया में पार्टनरशिप की है। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ एक गठजोड़ हुआ है। आपको बता दें कि भारत फोर्ज देश की फोर्जिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से एक है। विवेक लाल ने बताया कि कंपनी ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक भारतीय स्टार्टअप 3RD टेक के साथ एक साझेदारी की है। विवेक लाल ने बताया कि हम विनिर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत फोर्स के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा विवेक लाल ने बताया कि इस तरीके की भागीदारी से हम काफ़ी खुश हैं और हम अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर सहयोग बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने भारतीय वायुसेना को सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम का प्रपोजल दिया है, जिसमें कि उत्तम मार्क 3 रडार, न्यू कॉकपिट लेआउट, अपग्रेडेड एवियोनिक्स शामिल है, जिसके लिए बाकायदा HAL रशिया से इस प्रोग्राम के लिए कंसल्टेंसी भी लेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रशिया भी $4 बिलियन के इस अपग्रेड प्रोग्राम में, जिसमें कि 150 Su-30 फाइटर जेट्स जो इंडियन एयरफोर्स के हैं वो अपग्रेड किए जाने, इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहता। बल्कि रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने अब अपने खुद के सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम के साथ भारत को ऑफर किया है, जिसमें कि उन्होंने भारत को एक पावरफुल यानी कि शक्तिशाली AL-41F1 इंजन का भी ऑफर किया है। इसके अलावा रशिया की तरफ से कहा गया है कि वो सुकोई 57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट वाले बेलिका रडार को भी भारत को देंगे। यही नहीं, इसके अलावा न्यू ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सिटिंग नेविगेशन, नए काउंटर मेजर्स का सेटअप, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें शामिल है। हालांकि जो रशिया की तरफ से सुपर सुकोई अपडेट पर ऑफर दिया गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि आकर्षक है, और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीक को अगर हम 4++ जनरेशन वाले फाइटर जेट्स में लगा सकते हैं तो इससे हमारी हमले की क्षमता बढ़ेगी और दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर एक बेहतर प्रभुत्व भारत का होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका और भारत 155 मिलीमीटर की M982 एक्सकैलिबर शेल्स, जिसे कि आर्टिलरी राउंड्स भी कहा जाता है, उसे भारत में प्रोडक्शन राइट्स के तहत स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना M777 हाउवित्जर का इस्तेमाल करती है, जिसके लिए भारत ने M982 एक्सकैलिबर शेल्स को खरीदा है। M982 एक्सकैलिबर का इस्तेमाल K9 वज्र, धनुष हाउवित्जर और बफोर्स गन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि M982 एक्सकैलिबर शेल्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम से गाइड होते हैं और ये 57 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को पहचान कर उसे ध्वस्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद और उससे जुड़े सिस्टम्स के लिए, जिसे कि इंडियन कैटेगरी और बाई मेक इन इंडिया कैटेगरी के तहत तैयार किया जाएगा। दरअसल मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो 18 से 30 टन कार्गो कैरिंग क्षमता के साथ होना चाहिए। हालांकि इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में इंजन के प्रकार, मैक्सिमम कैपेसिटी, फेरी रेंज, रिफिलिंग सिस्टम, कार्गो कंपार्टमेंट डायमेंशंस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, मैक्सिमम एयरफील्ड ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड और ज़रूरी रनवे लेंथ के बारे में कम जानकारी दी गई है। हालांकि इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में एयरबस का A400M पूरी तरीके से पेलोड के मामले में फिट बैठता है, जिसे कि टाटा एयरबस फैसिलिटी गुजरात में तैयार किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों टर्की का हरजेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने अपनी ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है। आप समझिए कितनी तेजी से ये काम कर रहा है। दरअसल नया उन्नत जेट ट्रेनर और हल्के हमले वाले विमान का पहला इंजन रनअप परीक्षण पूरा हो गया है और ये हरजेट एक सिंगल इंजन टेंडम सीट सुपरसोनिक एडवांस ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि नॉर्थरोप T-38 टैलून की जगह लेगा और इसका इस्तेमाल F-16 फाइटर फाल्कन के क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल टर्की की वायुसेना करती है। दरअसल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अगर बात करें इस हरजेट की तो इसकी लंबाई 13.6 मीटर है, इसका विंग स्पैन 9.5 मीटर का है, इसकी हाइट है 5.1 मीटर की और विंग एरिया है 35 स्क्वायर मीटर्स का। आपको बता दें कि टर्की ने
हाल ही में तुर्की की वायुसेना के पहले हरजेट ऑर्डर देने का भी फैसला किया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों दरअसल चाइना का ये जो स्पाई बैलून है वो एक बहुत बड़ा संकट बनकर सामने खड़ा हो चुका है। और ये जो स्पाई बैलून है यानी कि ये जासूसी गुब्बारा, ये अमेरिका के बाद अब कनाडा में भी दिखने लगा है। और इससे साफ तौर पर चाइना की मंशा आप समझ सकते हैं। कनाडा के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने जासूसी गुब्बारे को अपनी सीमा के आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर देखा है। वहीं अमेरिका के अधिकारियों के बाद कनाडा ने भी कहा है कि ये स्पाई बैलून की दूसरी घटना है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि चीन उसकी जासूसी करने के लिए इस तरीके के स्पाई बैलून में उपकरण लगाकर भेज रहा है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर भेज रहा है। हालांकि अमेरिका के हवाई क्षेत्र में स्पाई बैलून के पता चलते ही अमेरिका में एक तरीके का हड़कंप मच गया और तुरंत इस गुब्बारे को मार गिराने का ऑर्डर तक भी बाइडेन ने दे दिया। लेकिन इसके मलबे के गिरने से लोगों को हानि पहुंच सकती थी, इसीलिए अब इसे बहुत बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है। दरअसल चाइना अमेरिका के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी जुटाना चाहता है और जिस जगह पर यह गुब्बारा तैनात हो रखा है वहां पर अमेरिका का मोंटाना वायु सेना बेस है और यह अमेरिकी वायुसेना का परमाणु प्रक्षेपण केंद्र भी है। हालांकि चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कुछ खबरें हैं वो सब सरासर गलत है। ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और वो किसी के हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखता। वहीं दूसरी तरफ कनाडा की सरकार ने भी अब इस गुब्बारे के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि पाकिस्तान और चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान और चाइना में भी इस वक्त सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बदहाली को चाइना अच्छी तरीके से समझ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के दोस्त कहे जाने वाले चाइना ने भी बिना शर्त पैसा देने से इनकार कर दिया है। चाइना ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान कर्ज हासिल करने के लिए IMF के प्रोग्राम को लागू करे। चाइना के इस रुख के बाद अब पाकिस्तान की सरकार भी चाइना को आंखें दिखाना शुरू कर चुकी है। बाकायदा पाकिस्तान के सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीपेक परियोजना में जो भी चीनी नागरिक काम कर रहे हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए खुद निजी सुरक्षा एजेंसियों को किराए पर लें और उसके पैसों का भुगतान करें। दरअसल चीनी नागरिकों पर अक्सर बलूच लोग हमला करते रहते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना वहां पर रहती है। लेकिन अब जब चाइना की तरफ से फटकार लगाई गई है तो पाकिस्तान ने भी उसको आंख दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को डिफाल्टर होने का खतरा लग रहा है। वहीं पंजाब प्रांत की सरकार के गृह मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ काम कर रहे चीनी नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे A कैटेगरी की सुरक्षा के लिए खुद ही निजी सुरक्षा एजेंसियों को हायर करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में करीबन 7,567 चीनी नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के इस फैसले से चाइना और पाकिस्तान के संबंध और कड़े हो सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अब दक्षिणी चीनी सागर में चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए फिलीपींस अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और फिलीपींस इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अमेरिकी सेनाएं दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस में 4 और ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसका उद्देश्य साफ तौर पर दक्षिणी चीनी सागर में चीन के कदमों को रोकना है। इस तरह अब फिलीपींस में अमेरिकी सेना के कुल 9 ठिकाने हो चुके हैं। बता दें कि फिलीपींस और अमेरिका के समझौते से चाइना भी बौखला गया है, यहाँ तक कि उसने धमकी भी दे डाली है। दरअसल साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अमेरिका चीन के खिलाफ मजबूत होना चाहता है, क्योंकि चीन दक्षिणी चीनी सागर और ताइवान स्ट्रेट के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को काफी तेज और मजबूत कर रहा है। चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान देना चाहिए और किसी तीसरे पक्ष को इस पर नहीं आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने लाभ के लिए इस क्षेत्र में सैन्य निर्माण करने शुरू किए हैं, जिससे कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। इससे शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंच रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।